नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजेश कुमार। आज एक बहुत अच्छी खबर आई है कि पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। तो साहब, इसमें खास बात क्या है? आपने सिर्फ नरसिम्हा राव जी का नाम लिया, आपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया, आपने स्वामीनाथन जी का नाम नहीं लिया। मिला तो इनको भी है, आज ही है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर को पहले मिल चुका है, अभी हाल में ही मिला है उनको भी। अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, हाल में मिला है उनको भी, तो उनका नाम भी लेना चाहिए था। लेकिन आपने खास तौर से, मैं ये कहूँ कि नरसिम्हा राव जी का ही नाम क्यों लिया, तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रधानमंत्रियों को मिलता रहता है। पहले जवाहरलाल नेहरू जी को मिला, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, इंदिरा जी को मिला, नरसिम्हा राव जी को मिला, मोरारजी देसाई को मिला। तो प्रधानमंत्रियों को तो मिलता रहता है। और फॉर डैट मैटर्स अभी चरण सिंह जी को भी मिल गया। तो प्रधानमंत्री हैं, देर सवेर तो मिल ही जाता है सारे प्रधानमंत्रियों को, तो इसमें खास बात नहीं है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिलना मेरे दृष्टिकोण से बहुत खास बात है। वो इसलिए कि देश के सर्वाधिक उपेक्षित प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी रहे हैं। अब आप उनको उपेक्षित इसलिए मान रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री को कांग्रेस दफ्तर न मिले, प्रधानमंत्री को कांग्रेस का ऑफिस में, और मेरे से गलती हो रही है, मुझको कहना चाहिए दिवंगत प्रधानमंत्री के शव के साथ अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उनको कांग्रेस हाई कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने, जो भी आप कह लें, इतना उपेक्षित रखा कि जैसे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ना होकर वो किसी चंद्रमा से आए हुए व्यक्ति हों और किसी चांद की किसी पार्टी के मेंबर हों, और जिनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। चलिए, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उस समय की स्थितियां ये थी कि कांग्रेस ही राजनीतिक परिदृश्य पर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उसका आंतरिक मामला देश का मामला हो जाया करता था। अब की बात अगर हम करें तो जो आर्थिक उन्नति का तगमा मोदी जी के सिर पे बना है, जो मनमोहन सिंह पे जिसका सेहरा बंधा हुआ है, उस आर्थिक उन्नयन के, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खोलने वाले शख्स, या कहें दूसरे शब्दों में तो भारत के आर्थिक उन्नयन के सूत्रधार माननीय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ही थे। हम लोग को याद है बचपन में कि गली क्यों टूटी है, तो कहते थे साहब सरकार के पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने राशन की दुकान में जाके लाल गेहूं खरीदा है अमेरिका से, जो आता था, जिससे पेट में पेचिश आ जाती थी, दर्द होता था पेट। हम लोगों के यहाँ जब कार आती थी, कार तो बहुत बिगड़े लोगों के यहाँ ही आती थी उस जमाने में, स्कूटर वाला भी आदमी बड़ा आदमी समझा जाता था। आज छोटी कार वाला भी आदमी जो है छोटा समझा जाता है। मिडिल लेवल की कार हो, उसको भी आप मान लेते हैं कि मध्यवर्गीय है। आपके पास बड़ी कारें मर्सिडीज की हों, ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, जैगुआर हो, उसी की कुछ हैसियत समझी जाती है आज समाज में। हालांकि जिस तरह से मोदी जी देश की आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब इन कारों का भी महत्व खत्म हो जाएगा, आम आदमी
के घरों में भी इस तरह की कारें आया करेंगी। खैर, तो जो आर्थिक उन्नति हुई, वो आर्थिक उन्नति मैं तो पूरे ढंग से मानता हूँ कि नरसिम्हा राव जी की वजह से ही हुई है। अब नरसिम्हा राव क्यों निकला मेरे मुंह से? क्योंकि उस जमाने में हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, शायद ही कोई उन्हें नरसिम्हा राव बोलता हो, सभी लोग उनको नरसिम्हा राव ही बोलते थे। खैर, तो बहुत प्रतीक्षित था ये, और ये मिलना भी चाहिए था, और इसको और जल्दी मिल जाना चाहिए थे। खास तौर से कर्पूरी ठाकुर जी के तो पहले इनको मिल ही जाना चाहिए था। अब चुनावी रणनीति आप मान लें, बैकवर्ड को खुश करने की राजनीति मान लें, मैं ये जरूर कहूँगा कि बिहार की राजनीति में पांव पसारने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया, और ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कर्पूरी ठाकुर, ऐसा नहीं है कि डिजर्व नहीं करते थे, डिजर्व करते थे। उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव, उनका देश की और ख़ास तौर से बिहार की राजनीति में लोहिया के बाद सबसे ज़्यादा असरदार उनका ही व्यक्तित्व रहा, जिसने बैकवर्ड्स के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, शुचिता के साथ काम किया, और हर तरह से सुयोग्य थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस दिन कर्पूरी ठाकुर का ऐलान हुआ, काश उस दिन नरसिम्हा राव का ऐलान हुआ होता। अब बात करते हैं चंद्रशेखर जी, ओ चौधरी चरण सिंह साहब का। 6 महीने वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक भी दिन उन्होंने संसद को फेस नहीं किया, लेकिन उनको प्रधानमंत्री होने के कारण या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के कारण ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। उनको इसलिए सम्मानित किया गया कि एक तो जो राजनीतिक शुचिता की बात होती है, वो बैकवर्ड्स के लीडर थे, वो जाटों के लीडर्स थे, वो एक पार्टिकुलर बेल्ट के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के भी नेता थे, मध्य प्रदेश के भी नेता थे, हरियाणा के भी नेता थे, राजस्थान के भी नेता थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका प्रभाव था बाकी के स्टेट्स में भी, और उत्तर प्रदेश में तो उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव था। एक समय तो कंधे पर हर लिए किसान, जब चुनाव चिन्ह हुआ करता था, जनता दल का शायद था, याद नहीं, तो उस समय एक समय ऐसा आया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से हम लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं, तो हम लोग, और बचपन की बात है वो, तो उसका आकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के बाद और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाला नाम चौधरी चरण सिंह जी का ही था। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं या जब आप बड़े नेता होते हैं और आपको अगर इस तरह का बड़ा पुरस्कार मिलता है और आपके जीवन में आपके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं हो, तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और चौधरी चरण सिंह जी के पूरे राजनीतिक जीवन में आप ना जो है पॉलिटिकल आप किसी तरह का दाग पाएंगे कि उनके साथ किसी तरह का जो है कोई धब्बा हो उनके चरित्र पर, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो व्यक्तिगत हो। और मिलते तो इतने प्रेम से थे कि हालांकि उसका बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ा। एक हमारे मित्र हैं, एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हमको जो है टिकट मिल गया है। तो यशवीर यादव उनका नाम था, और अच्छा लड़का, बहुत यंग लड़का था। तो उसने किया क्या था कि चरण सिंह के साथ उसको कहीं मौका मिल गया वॉक करने का। तो वॉक करते करते थोड़ी सी प्रगाढ़ता हुई और उसने कहा कि जो है दादू हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट मिल गया उसको।
तो ऐसे खास व्यक्तित्व के धनी थे। अजीत सिंह जी भी उसी परंपरा के रहे। और बहुत अच्छी बात यह है कि जयंत चौधरी पर भी किसी तरह का कोई दाग नहीं है। तो निष्कलंक परिवार, निष्कलंक पीढ़ी के वो भारत रत्न हमारे माननीय चरण सिंह जी प्रधानमंत्री हैं। उनको प्रधानमंत्री के रूप में या उनको एक बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, जिस भी रूप में उनको सम्मान दिया गया है भारत रत्न, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब कृषि और कृषि विज्ञान की हम बात करें तो स्वामीनाथन जी को भी दिया गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो सारा गुरूर और सारा घमंड हमारा है वो इसलिए है हिंदुस्तान का कि हम बाहर से अनाज नहीं मंगाते, और अगर हम मंगाते भी हैं तो वो उस तरह से मंगाते हैं कि हमारी लग्जरी है, वो हमको चाहिए और हमारे पास पैसा है, हमने मंगा लिया। लेकिन हमारे पास खाने को नहीं है और हम जो है बाहर से इंपोर्ट करेंगे, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने फेस किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने फेस किया, इंदिरा जी ने फेस किया कि अपने देश का पेट भरने के लिए उनको याचना करना पड़ा। और अगर अब के प्रधानमंत्रियों को यह नहीं करना पड़ रहा है, अनाज की याचना नहीं करनी पड़ रही है, तो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हमारा कृषि और कृषि के वैज्ञानिकों का योगदान है। उसमें स्वामीनाथन जी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनको भारत रत्न दिया जाना सर्वाधिक उपयुक्त, प्रासंगिक और विवेकशील काम है। इसके अलावा जो भारत रत्न मिला इन तीनों के अलावा, तो जब अब बात हो रही है तो बात लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी हो ही जानी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी विराट व्यक्तित्व, और आप देखें कि जो ये भारत का जो सनातन का, अगर आप न भी कहें तो भारत का जो सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उसके प्रणेता आडवाणी जी ही हैं। वर्तमान पीढ़ी से कुछ कटुता जरूर रही अंत समय में आडवाणी जी के, लेकिन ये चलता है। बड़े बुजुर्ग अपने तरीके से सोचते हैं, जबकि जमाना बदल चुका होता है और उस जमाने के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में तो ये होना, आप कहेंगे कि बड़ी बात है, पब्लिक बात है, लेकिन अब देखिए कि हमारी सोच हमारे पुत्रों की सोच से डिफरेंट है। पीढ़ी बदल जाती है, जनरेशन गैप आ जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने का स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए कुछ एक समय के बाद हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों ना हो, अप्रासंगिक हो जाता है। और यही शायद विधि का विधान है, यही शायद तरीका है ईश्वर का कि नई पीढ़ी जब आती है तो पुरानी पीढ़ी को समाप्त होना पड़ता है। मानस पटल से, सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वो कभी समाप्त नहीं होते। वो हमेशा आपके साथ जीते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है, बहुत सम्मान होता है। लेकिन जो वर्क कल्चर बदलता है, राष्ट्र की प्रगति जिस हिसाब से हो रही है, जिस तरह से जो है दौड़ने की बात हो रही है और दौड़ाने की बात हो रही है राष्ट्र को, तो हम जैसे लोग जो एक सर्टेन एज पे आ गए हों और हमसे भी ज़्यादा एज के लोग कहीं न कहीं से अप्रासंगिक हो जाते हैं। आज की पीढ़ी जिन्होंने आडवाणी जी को अप्रासंगिक किया, वही लोग कल को अप्रासंगिक हो जाएंगे। यह
दुनिया का दस्तूर है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी घटनाक्रम घटा 2014 में, उसके लिए आडवाणी जी जिम्मेदार नहीं है, ना तो आडवाणी जी को उसका दोषी माना जाना चाहिए। यह पीढ़ियों का टकराव था और यह जो है सुनिश्चित है कि इस तरह का टकराव होना ही चाहिए और होता रहता है। मोदी जी ने आडवाणी जी को भारत रत्न का पुरस्कार देकर सम्मानित नहीं किया है। यह आडवाणी जी का, अगर आप कहें तो अंश मात्र भी ऋण जो है उतारने का प्रयास है, और जो मोदी द्वारा किया जाना चाहिए था और आडवाणी जी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर साहब की हम बात पहले ही कर चुके हैं। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, जय भारत, राजेश कुमार।